Hello everyone, Jai Shri Mahakal, myself Khushi and welcome to Khushi Ki Duniya. In this lecture, we will study about revolts. और अभी तक हमने जितने लेक्चर्स लिए हैं मैं ऑलरेडी 4 लेक्चर्स हिस्ट्री के ऊपर अपलोड कर चुकी हूँ और ये है हमारा लेक्चर नंबर 5 in which we are studying unit number 3 of paper first. In this video, I will teach you about revolts of deposed rulers यानी अपदस्थ शासकों के विद्रोह। इससे पहले जो हमने कवर करा है वो है हमारे पीजेंट रिवोल्ट। पीजेंट रिवोल्ट के साथ साथ हमने ट्राइबल रिवोल्ट भी कवर कर लिया है, ट्राइबल रिवोल्ट भी कवर कर लिया है। तो आप सिलेबस में जाइए और सिलेबस में जो हमारा पेपर नंबर फर्स्ट है उसका यूनिट नंबर 3 देखिए और यूनिट नंबर 3 का जो सिलेबस है वो देखिए, उसमें आपको रिवोल्ट मिल जाएंगे। तो रिवोल्ट्स के अंदर ही हमने स्टार्ट करे थे और हमने पीजेंट रिवोल्ट ट्राइबल रिवोल्ट पढ़ लिया है और ये लेक्चर नंबर 5 में अब हम पढ़ने वाले हैं रूलर्स के रिवोल्ट यानी ब्रिटिशर्स के खिलाफ जितने भी विद्रोह हुए हम उनको पढ़ रहे हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। मैं आपको बायलिंगुअल पढ़ाऊंगी, हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, बट मेरा एक्चुअली मीडियम इंग्लिश है तो ज़्यादा मैं थोड़ा इंग्लिश में पढ़ाऊंगी, बट येस हिंदी में भी है तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है दीवान वेलुथम्पी का विद्रोह, रिवोल्ट ऑफ दीवान वेलुथम्पी। अब देखिए हम पढ़ने वाले हैं कि रूलर्स ने ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो जो रिवोल्ट लड़े हैं उनके बारे में, ठीक है। तो सारे रूलर्स के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। तो जिसमें से हम जो पहला रिवोल्ट पढ़ रहे हैं वो है रिवोल्ट ऑफ दीवान वेलुथम्पी। नाम से पता चल रहा होगा कि ये साउथ इंडिया का कोई रिवोल्ट होगा, साउथ इंडिया में कहीं ना कहीं ये रिवोल्ट हुआ होगा। तो ये जो दीवान वेलुथम्पी है ये राजा थे कहाँ के, त्रावणकोर के। कहाँ के राजा थे, त्रावणकोर के राजा थे। और त्रावणकोर कहाँ पर है, केरल में है, ठीक है। केरल में त्रावणकोर नाम की जगह है, वहाँ के एक राजा थे जिनका नाम था वेलुथम्पी, तो उनका ये रिवोल्ट था। तो चलिए पढ़ते हैं। इन 1805 AD वेलेस्ली फोर्स्ड द महाराजा ऑफ त्रावणकोर टू एंटर इनटू अ सब्सिडरी अलायंस। यानी 1805 की बात है, ये 1805 AD की बात है। त्रावणकोर के एक राजा थे जिनका नाम था वेलुथम्पी। और जब वेलुथम्पी राजा थे त्रावणकोर के, उसी टाइम पर वहाँ के एक वायसरॉय थे जिनका नाम था वेलेस्ली, ठीक है। तो ये जो लॉर्ड वेलेस्ली है ब्रिटिशर्स की साइड से थे ये, इन्होंने वेलुथम्पी को कहा कि आप सब्सिडरी अलायंस पर साइन कर दीजिए। किस पे, सब्सिडरी अलायंस पर। अब सब्सिडरी अलायंस क्या होती है, इन शॉर्ट में बताती हूँ। सब्सिडरी अलायंस पर अगर कोई भी राजा साइन कर देता था उसका मतलब ये होता था कि उस राजा की जो टेरिटरी है वो अब ब्रिटिश के कंट्रोल में आएगी, बट इनडायरेक्टली। किस तरह से, कि ये बोला जाएगा सब्सिडरी अलायंस में उस राजा को कि आप यहाँ का जितना भी आपको किस तरह से शासन करना है, आपको क्या टैक्स कलेक्ट कितना करना है, आपको लोगों के साथ क्या बिहेव करना है, आपके क्या रूल्स रेगुलेशंस होने चाहिए, वो सब आप आपकी तरह से कर सकते हैं। लेकिन इसमें हम आपको क्या फ़ायदा देंगे और हमारा क्या फ़ायदा होगा वो बताती हूँ। तो ब्रिटिशर्स ने ये कहा कि हम आपको एक आर्मी प्रोवाइड करेंगे। अगर आपके यहाँ पर कोई भी मतलब सेफ्टी से रिलेटेड जो भी इशू होंगे वो सारे हम संभालेंगे। यानी अगर आपकी कोई भी राजा से या दूसरी टेरिटरी से अगर आपकी कोई फाइट होगी तो उसके लिए हम आपको एक आर्मी प्रोवाइड करेंगे। बट वो आर्मी का टोटल खर्चा कौन उठाएगा, राजा उठाएगा, ठीक है। आर्मी प्रोवाइड कर रहे हैं ब्रिटिशर्स, लेकिन उसका खर्चा उठा रहे हैं राजा, और राजा को फायदा हो रहा है कि अगर उनकी लड़ाई में वो आर्मी उनका साथ देगी। यहाँ पे ब्रिटिशर्स का फायदा ये हो रहा है कि आर्मी जो वो दे रहे हैं उसके बदले में वो राजा से क्या बोल रहे हैं, आप सब कुछ अपनी तरह से संभालो, वहाँ पे कैसे रूल करना है, रूल्स रेगुलेशन सब आप आपकी तरह से संभालो। लेकिन डायरेक्ट जो फॉरेन पॉलिसीज है वो कौन संभालेगा, वो संभालेंगे ब्रिटिशर्स, ठीक है। इन शॉर्ट सब्सिडरी अलायंस में जो फॉरेन पॉलिसीज है, जितनी भी फॉरेन पॉलिसी है वो सब किसके अंदर होगी, वो सब हमारे ब्रिटिशर्स के हाथों में होगी। और जो इंटरनल पॉलिसीज है वो सब हम वहाँ के राजा के हाथों में रहेगी। और ये सब कैसे होगा, ये आर्मी के थ्रू होगा। यानी आर्मी को देंगे ब्रिटिशर्स, आर्मी प्रोवाइड करेंगे महाराजा को, बाकी महाराजा से उनकी फॉरेन पॉलिसीज को ले लेंगे, ठीक है। ये होता था सब्सिडरी अलायंस। तो सब्सिडरी अलायंस पे साइन करने के लिए वेलेस्ली ने क्या करा, फोर्स करा त्रावणकोर के महाराजा को। बट द महाराजा वॉज अनहैप्पी विथ इट एंड हेजिटेड टू पे द सब्सिडी।
बट महाराजा ने इनकार कर दिया। ठीक है, महाराजा ने इनकार क्यों करा? क्योंकि उनको ये चीज नहीं अच्छी लगी। उनका ये था कि जो फॉरेन पॉलिसीज है वो भी मैं ही संभालूंगा, मतलब किसी को भी वो ना हक नहीं देना चाहते थे अपनी टेरिटरी का। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने क्या करा, मना करा। और देन उन्होंने मना करा तो उन्होंने रिवोल्ट, विद्रोह छेड़ दिया ब्रिटिशर्स के खिलाफ। सन 1805 में वेलेस्ली ने त्रावणकोर केरल के महाराजा को सहायक संधि में प्रवेश करने के लिए मजबूर किया, लेकिन महाराजा इससे नाखुश थे और सब्सिडी का भुगतान करने में हिचकिचा रहे थे। ठीक है, ये चीज अपने को यहाँ पर पढ़नी है। नेक्स्ट, वेलुथम्पी त्रावणकोर राज्य के दीवान थे। उन्होंने सन 1808-9 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा दीवान पद से हटाए जाने और महाराजा पर सहायक संधि थोपे जाने के विरोध में विद्रोह किया। ठीक है, जैसा कि मैंने आपने बताया कि उन्होंने विद्रोह क्यों करा। वेलुथम्पी इस विद्रोह में शहीद हो गए। उनकी मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने उन्हें सार्वजनिक रूप से फांसी पर लटका दिया। जैसे ही रिवोल्ट की घोषणा करी, विद्रोह की घोषणा करी वेलुथम्पी ने कि हाँ हम विद्रोह करेंगे, और उन्होंने विद्रोह किया। लेकिन उस विद्रोह के दौरान वेलुथम्पी क्या हो गए, शहीद हो गए। वेलुथम्पी हार गए। ठीक है, वेलुथम्पी क्या हो गए थे, शहीद हो गए थे। द नायर आर्मी सपोर्टेड वेलुथम्पी। एक आर्मी थी जिसका नाम था नायर। ठीक है, जैसे कि आज भी हमारी आर्मी में जाट रेजिमेंट होता है, राजपूत रेजिमेंट होता है, उसी प्रकार से उस टाइम पे भी आर्मी के अंदर नायर आर्मी थी, यानी नायर रेजिमेंट था। ठीक है, नायर रेजिमेंट था, नायर आर्मी थी। तो ये नायर आर्मी जो है ये किसके लिए थी? ये ब्रिटिशर्स की आर्मी थी। ठीक है, ये आर्मी तो किसकी थी? ब्रिटिशर्स की थी। बट ये इंडियन ब्रिटिश सोल्जर्स थे, यानी ये नायर कहाँ के थे? ये साउथ इंडिया के नायर्स थे। तो ये ब्रिटिशर्स के लिए, ब्रिटिशर्स की आर्मी में तो जरूर थे। बट जहाँ वेलुथम्पी की बात है, यानी जहाँ उन लोगों ने अपने लोगों की सहायता करने का सोचा, यानी हम इंडियन और हम इंडियन की ही सहायता करेंगे, तब जो नायर आर्मी थी जो ब्रिटिशर्स के अंडर थी, उस नायर आर्मी ने ब्रिटिशर्स को सपोर्ट ना करते हुए किसको सपोर्ट करा? वेलुथम्पी, महाराजा वेलुथम्पी को क्या करा? सपोर्ट करा। अब इसमें देखो, अगर मान लो हमारा 2 मार्क का क्वेश्चन आता है तो हम इसमें क्या क्या लिखेंगे, जैसे कि अभी तक हम लिखते आए हैं। सबसे पहले तो रीजन लिखेंगे हम। ठीक है, कि रिवोल्ट कहाँ हुआ, तो रिवोल्ट कहाँ हुआ हमारा? त्रावणकोर, केरला। ठीक है, यहाँ पर रिवोल्ट हुआ। उसके बाद में लीडर कौन था, तो लीडर कौन थे हमारे? वेलुथम्पी। ठीक है, कौन थे? लीडर थे। और उसके बाद में अगर हम यहाँ पर रीजन की बात करते हैं तो रीजन क्या है? डिनायल। ठीक है, रीजन क्या है हमारा? डिनायल ऑफ सब्सिडरी अलायंस, डिनायल ऑफ सब्सिडरी अलायंस। ठीक है, ये यहाँ का क्या था? रीजन था रिवोल्ट का। ठीक है, अब नेक्स्ट रिवोल्ट आता है कित्तूर चेन्नम्मा का विद्रोह। कित्तूर चेन्नम्मा का विद्रोह, या फिर जिसको हम बोल सकते हैं रिवोल्ट ऑफ कित्तूर चेन्नम्मा। ठीक है, अब ये क्या है, इसका डेट भी मैंने यहाँ पर मेंशन करा है, 1824 से 1829 एडी तक। British had recognized Kittur as independent after the Third Anglo-Mysore War. Reason Kittur is located in the modern province of Karnataka. ठीक है, कित्तूर जो है ये कहाँ पर है? ये है हमारा कर्नाटक में। कहाँ पर है? कर्नाटक में मिलेगा। आफ्टर द डेथ ऑफ कित्तूर रूलर मल्ल रुद्र, his son शिवलिंग रुद्र born to his wife चेन्नम्मा dead in 1824। कित्तूर शासक मल्ल रुद्र की मृत्यु के पश्चात उनकी पत्नी चेन्नम्मा से उत्पन्न पुत्र शिवलिंग रुद्र की 1824 में मृत्यु हो गई। After the death of Shivling Rudra, the ruler of Kittur, in 1824 AD, the British refused to recognize his adopted son as a successor. Due to this, his widow Rani Chennamma revolted with the help of Rayappa. The British crushed this revolt. Rayappa was hanged and Rani Chennamma died in Dharwad jail. देखो सीधा सीधा मैं आपको यहाँ पर समझा देती हूँ कि कर्नाटक में ये विद्रोह हुआ था। रीजन अगर देखें तो कर्नाटक में ये विद्रोह हुआ था। कित्तूर कर्नाटक में ये विद्रोह हुआ था। इसके जो मेन लीडर है, अगर हम उनकी बात करें तो मेन लीडर आएंगे इसमें चेन्नम्मा। कौन आएंगी? चेन्नम्मा एंड रायप्पा। ठीक है, बट चेन्नम्मा इज अ मेन लीडर। अब हुआ ये था कि कित्तूर नाम की जो जगह है वहां के जो शासक थे जिनका नाम था मल्ल रुद्र,
मल रुद्र के एक बेटे थे शिवलिंग रुद्र। रुद्र की डेथ के बाद में वहां के जो राजा है वो बने थे शिवलिंग रुद्र। बट शिवलिंग रुद्र की भी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। अब वहां पर क्या हुआ, शिवलिंग रुद्र की जब मृत्यु हुई तो वहां पर अब कोई भी रियल जो उत्तराधिकारी था, रियल उत्तराधिकारी वहां पर नहीं बचा था। ठीक है, मतलब उनका जो सक्सेसर था ना, रियल सक्सेसर, अब वो वहां पर नहीं बचा था। लेकिन उनका एक एडॉप्टेड सन था जिनको उन्होंने क्या करा, वहां का उत्तराधिकारी घोषित, मतलब वो उत्तराधिकारी बन गया। ठीक है, शिवलिंग जो रुद्र थे उनकी तो मृत्यु हो गई थी, तो उनकी वाइफ थी जिनका नाम था रानी चन्नमा। तो रानी चन्नमा ने जो अपने एडॉप्टेड सन है उसको अपना सक्सेसर क्या करा, घोषित करा। तो अब यहाँ पर क्या चल रहा था, यहाँ पर चल रहा था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की पॉलिसी। ठीक है, ब्रिटिशर्स के द्वारा डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की पॉलिसी चल रही थी। और आई होप सो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स क्या होता है बहुत सारे लोगों को पता होगा, बट मैं बता दूं, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की पॉलिसी के तहत ये हुआ करता था कि ऐसे राज्य जिनके रियल जो सक्सेसर हैं, यानी गोद लिए हुए बेटे ना होकर और रियल बेटे ही जिनके भी हैं, और अगर सक्सेसर रियल है तो वो उनका शासन आगे बढ़ा सकते हैं। बट अगर कोई भी रियल सक्सेसर नहीं है वहां का, और अगर एडॉप्टेड सन या एडॉप्टेड डॉटर है और वो सक्सेसर बनती है, तो वो सारी जितनी भी टेरिटरी है वो किसके अंडर आ जाएगी, वो आ जाएगी हमारे ब्रिटिशर्स के अंडर। किस पॉलिसी के तहत, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पॉलिसी के तहत। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पॉलिसी यानी हड़प नीति। हड़प नीति का मतलब ही ये हड़पना, यानी जहाँ का भी जो भी टेरिटरी का जो भी एरिया का रियल अधिकारी नहीं है, रियल सक्सेसर नहीं है और एडॉप्टेड सक्सेसर है, तो वो टेरिटरी ऑटोमेटिक ब्रिटिशर्स अपने अंडर ले लेते थे। तो बस वही हुआ कि शिवलिंग रुद्र की मृत्यु के बाद उनके जो रियल सक्सेसर थे वो नहीं थे और एडॉप्टेड सन थे। और एडॉप्टेड सन होने के कारण क्या हुआ, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पॉलिसी के तहत ये जो टेरिटोरी ये किसके अंडर आ गई, ब्रिटिशर्स के अंडर आ गई। बट ये चीज किसको नहीं अच्छी लगी, ये चीज वहां की जो रानी थी, रानी चन्नमा, रानी चन्नमा। ठीक है, कौन थी रानी चन्नमा, ये किसकी थी, रानी चन्नमा थी हमारे शिवलिंग रुद्र की पत्नी। तो रानी चन्नमा ने उनके एक दीवान के साथ, दीवान का नाम था रायप्पा, रायप्पा के साथ मिलकर और इस बात पर विद्रोह कर दिया ब्रिटिशर्स के खिलाफ। ठीक है, अब ब्रिटिशर्स ने इस रिवोल्ट का जो ये विद्रोह था इसको कुचल दिया और रायप्पा को फांसी दे दी और रानी चन्नमा की धारवाड़ जेल में मृत्यु हो गई। रानी चन्नमा को जेल भेज दिया और रायप्पा को फांसी की सजा सुना दी गई। ठीक है, तो यही था कित्तूर चन्नमा का विद्रोह। विद्रोह क्यों हुआ था, विद्रोह हुआ था जब उनके एडॉप्टेड सन को वहां का सक्सेसर मानने से ब्रिटिशर्स ने इनकार कर दिया। तो बस यही सारी चीजें यहाँ पर लिखी है, तो आप इन सारी चीजों को ही पढ़ना। रीजन की अगर बात करें तो कित्तूर, कित्तूर कहाँ पर है, हमारा कर्नाटक के अंदर है। लीडर की बात करें हमारा, तो लीडर है हमारी रानी चन्नमा और रायप्पा। ठीक है, और रीजन क्या है, रीजन यही है कि शिवलिंग रुद्र की डेथ के बाद में जो ब्रिटिशर्स ने इनका जो राज्य है वो हड़प लिया था अकॉर्डिंग टू डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। तो इतना ही हमको रिवोल्ट ऑफ कित्तूर चन्नमा में याद रखना है। यहाँ पे भी नाम से ही पता चल रहा है कित्तूर चन्नमा से कि साउथ इंडिया का ही कोई रिवोल्ट होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट रिवोल्ट की तरफ, और ये नेक्स्ट रिवोल्ट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रिवोल्ट है, जो है हमारा अहोम विद्रोह, जिसका डेट है 1828 एडी से लेकर तो 33 एडी तक। द अहोम पीपुल ऑफ आसाम बिलोंग टू द नोबिलिटी। असम के अहोम लोग कुलीन वर्ग से संबंध रखते थे। ठीक है, देखो ये जो विद्रोह, अगर हम सबसे पहले इसमें रीजन की बात करेंगे तो रीजन है हमारा असम। ठीक है, असम में ये रिवोल्ट हुआ था। अब इस रिवोल्ट में जो मेन कम्युनिटी है वो है हमारे अहोम पीपल्स। ठीक है, अहोम पीपल ये कौन है, ये मेन कम्युनिटी है यहाँ पर रिवोल्ट लड़ने के लिए। ठीक है, फिर when the British tried to annex the Ahom territory into the British Empire, these people revolted in 1828 AD under the leadership of Gomdhar Konwar, but the British suppressed this revolt. ये रिवोल्ट अब क्यों हुआ था, इसका रीजन क्या है कि ब्रिटिशर्स ने एनेक्स करना चाहा अहोम टेरिटरी, यानी असम वाली जो जगह है वहाँ पे अहोम पीपल रहते थे, तो अहोम की जो वो टेरिटरी हो गई। ठीक है, तो उस टेरिटरी को एनेक्स करना चाहा किसने, ब्रिटिशर्स ने, ब्रिटिश एम्पायर के अंदर उनकी टेरिटरी को मिलाना चाहा। इस बात से बहुत ज्यादा नाराज हुए अहोम कम्युनिटी के लोग, और उनका जो लीडर था गोमधर कुंवर। कौन थे लीडर, गोमधर कुंवर। तो गोमधर कुंवर की लीडरशिप के अंडर इन पीपल्स ने क्या करा, रिवोल्ट कर दिया ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। बट ब्रिटिशर्स ने इस रिवोल्ट को सप्रेस कर दिया था, बहुत हद तक सप्रेस कर दिया था। तो यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है जब अंग्रेजों ने अहोम क्षेत्र को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने की कोशिश की तो इन लोगों ने
1828 ईस्वी में गोमधर कुंवर के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया, लेकिन अंग्रेजों ने इस विद्रोह का दबा दिया। Next, the Ahom revolt of 1828 AD occurred because of the British army did not fulfill its promise to withdraw from Ahom territory after the First Burma War. 1828 ईस्वी में अहोम विद्रोह इसलिए हुआ क्योंकि ब्रिटिश सेना ने प्रथम बर्मा युद्ध के बाद अहोम क्षेत्र से हटने के अपने वादे को पूरा नहीं किया। अब देखो इसका रीजन क्या है विद्रोह होने का। सबसे पहले अगर हम क्षेत्र की बात करें तो असम में विद्रोह हुआ था। लीडर की बात करें तो अहोम कम्युनिटी ने रिवोल्ट करा था, बट उसमें जो रिवोल्ट है वो है गोमधर कोंवार। ठीक है, गोमधर कोंवार कौन है ये है यहाँ के लीडर है गोमधर कोंवार, और हमारा रीजन है आसाम। बट मेन जो रीजन है फाइट करने का वो क्या था, वो ये था कि जब फर्स्ट क्या हुआ था, वॉर हुआ था, फर्स्ट एंग्लो बर्मा वॉर हुआ था। फर्स्ट एंग्लो बर्मा वॉर हुआ था। उस टाइम पे असम में जो अहोम टेरिटरी थी उसके अंदर ब्रिटिशर्स ने क्या बोला कि हमको इतनी जगह ले लीजिए, क्योंकि हम बर्मा यानी म्यांमार, ठीक है, म्यांमार से हम युद्ध लड़ रहे हैं, हमको यहाँ पर जगह की जरूरत है जहाँ जो उस जगह की हम यूज करके और म्यांमार से वॉर लड़ सकते हैं। तो अहोम पीपल ने क्या करा, थोड़ी सी जगह दे दी ब्रिटिशर्स को कि ठीक है ये प्लेस का भी आप अगर वॉर चल रहा है तो इस्तेमाल कर लीजिए। बट जैसे ही वॉर खत्म हुआ तो इन ब्रिटिशर्स ने वो प्लेस को वापस से देने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया, मना कर दिया। तो इस वजह से अहोम पीपल ने विद्रोह किया। ठीक है, तो आई होप सो आपको रीजन, लीडर और रीजन ऑफ वॉर तीनों चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर आगे बढ़ते हैं। सन 1830 में रूपचंद कुंवर के नेतृत्व में एक बार फिर विद्रोह भड़क उठा। शुरू में तो क्या हुआ था, जब विद्रोह हुआ था तो सप्रेस कर लिया था, किसने, ब्रिटिशर्स ने सप्रेस कर लिया विद्रोह को। बट वापस से रूपचंद्र कुंवर के नेतृत्व में, ठीक है, पहले कौन थे, गोमधर थे, पहले गोमधर कुंवर थे, और अब कौन है हमारे, अब है हमारे रूपचंद कुंवर। तो रूपचंद्र कुंवर के नेतृत्व में एक बार फिर विद्रोह भड़क उठा, लेकिन अंग्रेजों ने शांतिपूर्ण नीति अपनाई और महाराजा पुरंदर सिंह को ऊपरी असम देकर समझौता कर लिया। अब इस टाइम पे क्या हुआ, जैसे ही वापस से रिवोल्ट हुआ तो इस बार अंग्रेजों ने शांतिपूर्व तरीके से इस जो विद्रोह इसको सप्रेस करा। ठीक है, पहले तो सप्रेस करा था उन्होंने, जैसे वॉर टू वॉर सप्रेस हुआ था पहले, तो बैटल टू बैटल। बट अब क्या करा अंग्रेजों ने, शांतिपूर्ण नीति अपनाई कि नहीं हमें मतलब झगड़ा वगड़ा नहीं करना है, और शांतिपूर्ण नीति अपना के जो महाराजा थे पुरंदर सिंह उनके साथ में एक डील करी कि ठीक है जो भी आप ऊपरी आसाम है यानी जो नदन आसाम है वो आप रख लीजिए और सदर्न आसाम हमको दे दीजिए। तो ठीक है, दोनों ने ये चीज समझी, समझौता करा, एंड देन इस तरह से ये रिवोल्ट क्या हुआ, खत्म हुआ। तो अगर अहोम रिवोल्ट आ जाता है तो आपके पास में इनफ कंटेंट है इस लिखने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा गंजम रिवोल्ट। कब हुआ था, 1835 में। डेट इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, वैसे तो ये रिवोल्ट भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक बार देखते हुए चलते हैं। दिस रिवोल्ट वाज लेड बाय धनंजय भांजा द जमींदार ऑफ गुमसुर इन उड़ीसा। यह विद्रोह उड़ीसा के गुमसुर के जमींदार धनंजय के भांजा ने किया। नेक्स्ट आता है सतारा रिवोल्ट। सतारा रिवोल्ट कब हुआ था, 1840 से 1841 एडी। ठीक है, कब हुआ था सतारा रिवोल्ट, 1840 से 1841 एडी। और सतारा नाम की जो प्लेस है वो कहाँ पर है, वो है हमारी महाराष्ट्र में। ठीक है, कहाँ है, महाराष्ट्र में है। दिस रिवोल्ट वाज कैरिड आउट इन 1840-41 एडी बाय धर्राव पवार एंड नरसिंह दत्तात्रेय पाटेकर इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द डिपोजिशन ऑफ किंग प्रताप सिंह ऑफ सतारा। यह विद्रोह सन 1940-41 ईस्वी में धर्राव पवार और नरसिंह दत्तात्रेय पाटेकर द्वारा सतारा के राजा प्रताप सिंह को पदच्युत किए जाने की विरोध में किया था। नरसिंह दत्तात्रेय पाटेकर, यहाँ पे गलत लिखा गया है, कैप्चर्ड द फोर्ट ऑफ बादामी एंड अनफ्लर्ड द फ्लैग ऑफ द किंग ऑफ सतारा देयर। यानी अगर मैं इन शॉर्ट में बताऊं तो जो सतारा नाम की प्लेस है, कौन सी प्लेस, सतारा नाम की प्लेस है, ये कहाँ पर है, ये हमारी महाराष्ट्र में पड़ती थी। तो यहाँ के एक राजा थे, राजा का नाम क्या था, राजा थे हमारे प्रताप सिंह। ठीक है, राजा कौन थे, प्रताप सिंह। प्रताप सिंह यहाँ के कौन थे,
प्रताप सिंह थे यहाँ के राजा, तो प्रताप सिंह को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, डिपोजिशन कर दिया उनका, यानी उनको डिस्प्लेस कर दिया, उनको हटा दिया उनकी गद्दी पे से। तो जैसे ही ब्रिटिशर्स ने सतारा के राजा प्रताप सिंह को गद्दी पे से हटाया, तो वहां के जो दो लोग थे, एक थे हमारा धर राव पंवार, ठीक है, धर राव पंवार, और एक थे नरसिंह दत्तात्रेय, ठीक है, दत्तात्रेय। एक है धर राव पंवार और दूसरे हैं नरसिंह दत्तात्रेय। इन दोनों ने क्या करा, विरोध करा इस चीज का कि आप इस तरह से प्रताप सिंह को नहीं हटा सकते, और इसलिए उन्होंने क्या करा, प्रोटेस्ट करा। तो यहाँ पर हमको रीजन मिल गया, रीजन के साथ साथ हमको लीडर मिल गया। लीडर कौन है, धर राव पंवार, और कौन है, धर राव पंवार के साथ में नरसिंह दत्तात्रेय, ठीक है। और उसके बाद में अगर हम रीजन की बात करें, तो वो रीजन भी हमको मिल गया कि जैसे ही उनको डिस्प्लेस करा, किसको, प्रताप सिंह किंग ऑफ सतारा हैज बीन डिपोज्ड, या फिर डिस्प्लेसमेंट हो गया उनका। दैट्स वाई वहाँ के जो दो मेन लीडर थे, धर्राव पंवार और नरसिंह दत्तात्रेय पाटेकर, इन्होंने मिलकर विद्रोह करा वहाँ के ब्रिटिशर्स के खिलाफ, ठीक है। नेक्स्ट रिवोल्ट आता है हमारा पॉलीगार रिवोल्ट। पॉलीगार रिवोल्ट का जो डेट है ये भी हमको इम्पोर्टेंट है, याद रखना, 1799 से 1805 तक और 1846 से 47 तक। यहाँ पर दो डेट लिखी हुई है, बिकॉज दो टाइम पे यहाँ पर विद्रोह हुआ था, सेम विद्रोह दो बार हुआ था, दैट्स यहाँ पर दो डेट्स लिखी हुई है। बट आप अभी डेट पर मत जाइए, आप सिर्फ पॉलीगार रिवोल्ट को, पॉलीगार रिवोल्ट अगर एग्जाम में आया तो आपको यही सब कुछ उसमें लिखना है, डेट पर ध्यान मत देना। तो पॉलीगार रिवोल्ट में क्या हुआ था, क्या है पॉलीगार, ये मैं आपको समझाती हूँ। देखो, सबसे पहले तो पॉलीगार जो है ये भी लोगों की एक कम्युनिटी थी, यानी फ्यूडरल लॉर्ड्स थे, ठीक है, फ्यूडरल लॉर्ड्स आप बोल सकते हो कि पॉलीगार्स जो हैं ये एक अलग से कम्युनिटी थी, और ये जमींदारों की कम्युनिटी थी, ठीक है, जमींदार थे। पॉलीगार लोग जो थे ये तमिलनाडु के थे। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कहाँ के थे, तो ये तमिलनाडु के थे। तो तमिलनाडु में पॉलीगार लोग रहते थे, उनको जमींदार बनाया गया था, किसने, ब्रिटिशर्स ने। लेकिन ब्रिटिशर्स ने जब इन पॉलीगारों को जमींदारी दी और जमींदार बनाया, तो ये लोग क्या करते थे, जिस जगह के वो जमींदार थे वहां से ये क्या करते थे, टैक्स कलेक्ट करते थे, टैक्स कलेक्शन का काम करते थे। अब क्या हुआ, ब्रिटिशर्स ने एकदम से ही टैक्स में बढ़ोतरी कर दी। किसमें बढ़ोतरी करी, टैक्स में। टैक्स को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। जब इन्होंने टैक्स इंक्रीज करा, तो इन पॉलीगार ने ब्रिटिशर्स को बोला कि अगर आप इस तरह से टैक्स को इंक्रीज करेंगे, तो जो यहाँ के फार्मर्स है वो इतना टैक्स पे नहीं कर सकते, क्योंकि किसानों के पास भी इतना नहीं होता है कि वो इतना ज्यादा टैक्स पे करे। तो ब्रिटिशर्स ने क्या करा, इन पॉलीगारों को इनके जमींदारी के हक से वंचित रख दिया, ठीक है, मतलब इनके जो जमींदारी के जितने भी हक थे वो इनसे ले लिए गए। इससे, इस कारण से, मतलब जैसे ही उन्होंने उनके जमींदारी के जितने भी राइट्स थे वो छीने ब्रिटिशर्स ने, देन पॉलीगारों ने इसलिए रिवोल्ट करा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर आपको दो चीज समझा दी, एक तो मैंने आपको एरिया बता दिया, रीजन बता दिया कि तमिलनाडु, और उसके साथ में मैंने आपको रीजन बता दिया कि क्यों पॉलीगार ने रिवोल्ट करा। बट यहाँ पर जो मेन दो पर्सनालिटी थी, हमारा जो लीडर बचे हैं, तो लीडर, एक लीडर है हमारा वीर पंड्या कट्टा बोमान। कौन है, वीर पंड्या कट्टा बोमान। और इसी के साथ में यहाँ पर एक और मेन हमारे जो लीडर है, जिनका नाम यहाँ पर मेंशन नहीं करा गया, मैंने नीचे कहाँ मेंशन करा है, हाँ यहाँ पर करा है, पॉलीगार नरसिम्हा रेड्डी, ठीक है। ये दो मेन लीडर्स थे। तो एक बार हम स्लाइड पढ़ लेते हैं कि स्लाइड में क्या लिखा हुआ है, फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपको आंसर कैसे लिखना है। पॉलीगार्स ट्रेडिशनली परफॉर्म जमींदारी वर्क विद आर्म्ड स्क्वाड इन द तमिलनाडु रीजन, ठीक है। तमिलनाडु क्षेत्र में पॉलीगार समुदाय परंपरागत रूप से सशस्त्र दस्तों के साथ जमींदारी का काम करता था। जैसा कि मैंने बताया कि पॉलीगार लोग जो थे ये जमींदारी सिस्टम का जो वर्क है ये करते थे, जमींदारी का काम करते थे। ये रिवोल्ट ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हुआ, ब्रिटिश वर्सेस पॉलीगार, ठीक है। It was led by Veer Pandya Kattabomman, who has hanged in 1799. वीर पंड्या कट्टाबोमन, ये सब याद मत रखना, और ये भी कोई याद रखने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट लाइन भी क्या है, पॉलीगार क्या है वो बताया मैंने। देखो स्लाइड्स में ना मैंने बहुत सारी चीजें मेंशन करी गई है, वो आपको समझाने के लिए करी गई है, बट आपको लिखना किस तरह से, आपको लिखना वही 3 पॉइंट है। कौन से 3 पॉइंट, फर्स्ट रीजन,
सेकेंड लीडर और थर्ड रीजन ऑफ रिवोल्ट। ठीक है, इसके अलावा अगर मान लो अगर आपके पास स्पेस बचती है या फिर वर्डिंग्स कम होती है तो जो भी स्पेशल फैक्ट आपको अगर याद रहता है, स्पेशल फैक्ट अगर उस रिवोल्ट के बारे में याद रहता है तो आप ये चीज भी वहां पर मेंशन कर सकते हैं। बट फर्स्ट रीजन, लीडर और रीजन, ये तीन चीज आपको लिखनी है। तो रीजन तो हमको पता चल गया, ठीक है, रीजन हमको पता चल गया। रीजन क्या है, रीजन क्या है, रीजन क्या है, रीजन है हमारा तमिलनाडु। ठीक है, उसके बाद में दो जन मैंने आपको यहाँ पर बताए थे लीडर्स में। लीडर में एक तो है हमारा वीर पंड्या, कट्टा बोमान, और इसी के साथ में हमारे एक और लीडर कौन है, पॉलीगार नरसिम्हा रेड्डी। एक और कौन है, नरसिम्हा रेड्डी। और थर्ड जो हमारा रीजन है वो भी मैं आपको समझा चुकी हूँ कि जो पॉलीगार्स थे उनसे उनके जमींदारी राइट्स को छीन लिया गया। ठीक है, क्या कर लिया गया, छीन लिया गया, जमींदारी सिस्टम्स को छीन लिया गया, वो आप यहाँ पर लिख देना। तो यहाँ पर अब आगे बढ़ते हैं। इट वाज लेड बाय वीर पंड्या कट्टा बोमान। ठीक है, फिर कट्टा बोमान के सहयोगी सुब्रमण्यम पिल्ले और सुंदर पांड्यन की भी हत्या कर दी गई। और कट्टा बोमान के भाई, नहीं ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है हमारा, ये मत लिखना। टू ब्रदर्स नेम्ड पेरी एंड चिन्नामुर्तु वाज एसोसिएशन ऑफ, ये भी मत लिखना, ये पूरा आप कट कर दो, ये समझने की भी जरूरत नहीं है। जितना जरूरी था यहाँ से यहाँ तक, जो हमने यहाँ से पूरा ये यहाँ तक समझा, ये इंपॉर्टेंट था इस स्लाइड में। और एक्चुअली में पॉलीगार रिवोल्ट इंपॉर्टेंट है, दैट्स वाई मैंने यहाँ पर इतना कुछ मेंशन करा है, बट ये मेंशन करने की जरूरत नहीं है। और जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको दो डेट मेंशन करी, फर्स्ट डेट था कि फर्स्ट टाइम जब रिवोल्ट हुआ था तो वो कट्टा बोमान ने लीड करा था। और फिर कट्टा बोमान को जब कट्टा बोमान को जब फांसी की सजा सुना दी गई और ये रिवोल्ट को सप्रेस कर दिया गया, देन 1846-47 के टाइम पर नरसिम्हा रेड्डी ने वापस से क्या करा, इसी कारण से यहाँ पर पॉलीगारी थे ये, इन्होंने विद्रोह करा। तो 1846-47 का विद्रोह कुर्नूल के बेदखल पॉलीगार नरसिम्हा रेड्डी के नेतृत्व में हुआ था, क्योंकि सरकार ने उनकी जमीन जब्त कर ली थी और पेंशन देने से इनकार कर दिया था। ठीक है, तो आई होप सो मैंने आपको अच्छे से ये चीज समझा दी होगी, और साइड में भी अच्छी तरह से मेंशन है कि आपको इसमें क्या लिख कर आना है। अब नेक्स्ट आता है हमारा बुंदेला रिवोल्ट ऑफ 1842। देखो यहाँ पर हम सारे रूलर्स के रिवोल्ट पढ़ रहे हैं, सारे रूलर्स के रिवोल्ट पढ़ रहे हैं, मतलब इंडिया में, पैन इंडिया में कितना रिवोल्ट हुआ, किस किस ने रिवोल्ट करा वो पढ़ रहे हैं। और पैन इंडिया के अंदर ही हमारा एमपी भी आता है, तो एमपी में भी जो रिवोल्ट हुआ वो भी हमको पढ़ना है। लेकिन जो एमपी के रिवोल्ट है ना, ये मैं आपको एमपी जीके जब पढ़ाऊंगी ना तो बहुत अच्छे से समझाऊंगी कि क्या क्या था, और एमपी जीके में ही मैं आपको बुंदेला रिवोल्ट भी बहुत अच्छे से समझाऊंगी। बट यहाँ पर ठीक है, मैंने सबके साथ में ये रिवोल्ट भी मेंशन कर दिया, तो एक बार हम इसको पढ़ते हुए चलते हैं, बट अच्छे से मैं आपको वहां समझाऊंगी। मधुकर शाह एंड जवाहर सिंह लेड दिस रिवोल्ट इन द रीजन ऑफ मध्य प्रदेश इन 1842। ये इंपॉर्टेंट भी है, एमपी जीके, एमपी हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट है, तो आप वहाँ पे इसको अच्छे से याद रखिएगा। तो 1842 में ये रिवोल्ट हुआ था, बुंदेला रिवोल्ट 1842 में हुआ था। और इसके जो लीडर थे वो थे मधुकर शाह एंड जवाहर सिंह। ठीक है, मधुकर शाह एंड जवाहर सिंह जो थे वो कौन थे, वो यहाँ के लीडर थे। रिवोल्ट्स बाय द डिपेंडेंट्स ऑफ डिपोज्ड रूलर, द रामोसी, गडकरी एंड सावंतवादी रिवोल्ट्स वर मूवमेंट लेड बाय द डिपेंडेंट्स ऑफ डिपोज्ड रूलर। ठीक है, रामोसी, गडकरी और सावंतवादी विद्रोह अब पदस्थ शासकों के आश्रिताओं द्वारा चलाए गए आंदोलन थे। इसी के साथ साथ इतने सारे भी हमारे मतलब बुंदेली रिवोल्ट के साथ साथ और दूसरे भी रिवोल्ट्स थे जो चलाए गए, जैसे कि रामोसी, गडकरी और सावंतवादी विद्रोह, ये भी चलाए गए। बुंदेला रिवोल्ट तो हमने पढ़ लिया। बुंदेला रिवोल्ट में सिर्फ यहाँ पे दो चीज लिखी है, मधुकर शाह, जवाहर सिंह, उनको भी उनकी गद्दी से हटा दिया गया था, दैट्स व्हाई उन्होंने रिवोल्ट करा था। अभी सिर्फ ये ध्यान रखिए 1842 का, ये इतना ध्यान रखिए। इनके अलावा बुंदेला रिवोल्ट के अलावा ये पॉइंट अलग से है, रामोसी, गडकरी और सामंतवादी विद्रोह भी हुए। और ये विद्रोह भी किस कारण से हुए थे, ये विद्रोह भी इसलिए हुए थे क्योंकि इन शासकों को भी उनकी गद्दी से ब्रिटिशर्स द्वारा हटा दिया गया था। तो अब जो नेक्स्ट विद्रोह है हमारा, जैसे कि अभी हमारा इसमें रामोसी रिवोल्ट बच गया है, उसी के साथ साथ हमारा कोलिया विद्रोह बचा हुआ है, फिर गडकरी विद्रोह, फिर सावंतवाड़ी विद्रोह और विजयनगरम के राजा का विद्रोह, पॉलीगार विद्रोह और त्रावणकोर का विद्रोह। ओके, एक्चुअली ये तो हमने पढ़ लिया ना, त्रावणकोर का विद्रोह, ये तो ठीक है। फिर कच्छ का विद्रोह,
पाइका रिबेलियन एंड सिंहपो विद्रोह जो कि असम में हुआ था। तो ये इतने विद्रोह हमारे बच रहे हैं, बट ये मैं आज आपको कवर नहीं कराऊंगी क्योंकि एक्चुअली पहले रिवोल्ट्स के अंदर ना बहुत सारा डेटा होता है याद करने के लिए। तो आप पहले तो इसका अच्छे से रिवीजन करिएगा, इसको अच्छे से करके आइएगा। इसके आगे के जितने भी रिवोल्ट्स है ये मैं आपको कल की वीडियो में लेकर आऊंगी। कल इसका अलग से लेक्चर होगा, ये मैंने आपको 2 पार्ट्स में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि ये जो बैच चल रही है, ये जो लेक्चर्स चल रहे हैं, ये तपस्या बैच का हिस्सा है। तपस्या बैच क्या है मैं उसके बारे में भी आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। 1 जून 2026 से मैंने तपस्या बेंच लॉन्च करी है और ये बैच टारगेट करती है एमपीपीएससी 2027-28 को। और ये बाइलिंगुअल रहेगी बैच, और ये बैच बिल्कुल फ्री है, फ्री 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 है, ये सारे स्टूडेंट्स के लिए फ्री है। इस बैच को लाने का मेरा जो मोटिव था वो यही है कि ऐसे स्टूडेंट्स जो बड़ी बड़ी कोचिंग्स की या फिर कोई भी कोचिंग्स की फीस को अफोर्ड नहीं कर सकते और वो पेड कोर्स परचेस नहीं कर सकते, तो उन लोगों के लिए ये बैच लाना मेरा मोटिव था। और ये फ्री इसीलिए मैंने रखी है ताकि वो बच्चे भी एमपीपीएससी जिनका ड्रीम है बट वो उनकी कहीं ना कहीं पैसों की वजह से वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो ऐसे लोग मुझसे जुड़े, तपस्या बैच का हिस्सा बने और मेरे साथ ये जर्नी में आगे बढ़े। थैंक यू वेरी मच।